हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर आज हम 4 टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे यहाँ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको एक्सट्रैक्ट किया गया था। एंड सेकंड हम कवर अप करने वाले इसमें फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मतलब आज़ादी से पहले हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके की थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो आज़ादी के पहले कैसा था। ठीक है, फिर हम एक और टॉपिक कवर अप करने वाले हैं जो है हमारा 4th इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था आज़ादी के पहले। ठीक है, तो ये टॉपिक नंबर 4 एंड ये हमारा टॉपिक नंबर 3 ओके, और ये हमारा टॉपिक नंबर 2। तो इन 4 टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ईव, EVE। ईव का मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है पहले। किसके पहले? इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, तो ये बात तब की है जब हमारे यहाँ जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो शासन किया करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने जो हमारी जो इकॉनमी थी उसको किस तरीके से अपनी इकॉनमी के लिए एज ए फीडर इकॉनमी की तरह यूज़ किया, हम उसको इसके अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि मतलब किस तरीके से ये जो मतलब ब्रिटिशर्स रहे हैं, इन्होंने हमारे यहाँ की इकॉनमी को एज ए फीडर इकॉनमी यूज़ किया था। ये हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब निकालते थे, और वहाँ पे ब्रिटेन में भेजा करते थे, और वहाँ से तैयार माल जो है ये लोग बना करके हमारे यहाँ वापस इंडिया में ही बेच दिया करते थे। ठीक है, तो इन सब बातों के क्या इम्पैक्ट रहे हैं इस क्लास के अंदर हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ठीक है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 है हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कि मतलब ये जो ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ जब ये ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे तो उस टाइम पे हमारे यहाँ किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन बोले तो हमारे यहाँ की जो इकॉनमी थी उसका। ठीक है, तो ये लोग एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है निकालना। क्या क्या निकालते थे? देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर से ये लोग जो है कुछ चीज़ों को निकाला करते थे। और सेकंड क्या है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनका इन लोगों ने किस तरह से जो है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है उसका हनन करना, एक तरीके से नुकसान करना। ठीक है, और थर्ड हमारा इसमें इन्होंने क्या करा है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहा है वो ब्रिटिशर्स के दौरान कैसा रहा है, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारे यहाँ का कैसा था? एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, लैंड रिवेन्यू का मतलब समझते हो कि यहाँ पर जो किसानों की ज़मीनें होती थी, जो छोटे मोटे किसानों की, वो बड़े बड़े ज़मींदारों के हाथ में जो है दे दी जाती थी, और उन्हीं किसानों से उन्हीं की ज़मीनों पर जो है खेती करवाई जाती थी। और जो गवर्नमेंट थी वो उनसे जो है हाई टैक्स वसूलती थी। ठीक है, वो क्या करती थी, ये जो ज़मींदार थे ना वो इनसे टैक्स लेती थी, और ये जो ज़मींदार थे जो हमारे यहाँ के पुअर किसान थे या पीसेंट्स थे, ठीक है, फार्मर्स थे, जो जिनकी ज़मीनें ये लोग हड़प लेते थे, उन्हीं की ज़मीनों पर इन्हीं से काम करवाते थे, और उन्हीं को ही जो है ढंग से खाने पीने का अनाज तक नहीं देते थे और रिवेन्यू तक नहीं देते थे उन लोगों को। ठीक है, तो इसको बोला गया था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम कुछ इस तरीके से था कि मतलब ज़मींदार जो था वो, और इधर जो गवर्नमेंट थी वो, गवर्नमेंट क्या था कि वो हाई टैक्स लगाती थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और वहाँ पे जो ज़मींदार था वो वसूलता था इन छोटे छोटे किसानों से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसने ज़मींदार को एक मिडल मैन बना रखा था, और इसी को बोला गया था ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो अब हम बात करते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखो, इंडियन एग्रीकल्चर में हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके देखते हैं कि मतलब किस तरीके से ये काम कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्या है? ज़मींदार्स। तो ज़मींदार्स कहते हैं, ज़मींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज ऑनर ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये
जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे, मतलब जो ज़मीन होती थी वो इन्हीं को होया करती थी, एंड दे वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रिवेन्यू। और जो गवर्नमेंट थी वो इनसे लैंड रिवेन्यू लेती थी। लैंड रिवेन्यू का मतलब इन ज़मीनों का टैक्स लेती थी, किनसे? ज़मींदार से लेती थी। एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विज्ड, ओके, फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता था कि जब ज़मींदार से जो है लैंड के फॉर्म में गवर्नमेंट टैक्स लिया करती थी हाई, तो ये जो थे ज़मींदार से, ये लोग क्या करते थे, उस टैक्स को कवर अप करने के लिए ये जो टीलर्स होते थे, टीलर्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि मतलब छोटे छोटे जो किसान थे ये उनसे वसूलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ज़मींदारी सिस्टम काम कर रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है द टीलर्स ऑफ द सॉइल गोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल एंड दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। कि मतलब जो टीलर्स थे, जो छोटे छोटे किसान थे जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी, गोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, इन लोगों को मतलब कुछ भी नहीं मिलता था सर्वाइवल के लिए भी, इतना मिनिमम कि लोग 2 वक्त की रोटी भी सही से खा सकें। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, और उन लोगों को जो है खाने को तो मिलता नहीं था, तो बचाने की तो बात की दूर है, ओके। अब हम बात करते हैं द ज़मींदार्स, ठीक है। तो ज़मींदार्स कौन थे? तो देखो ऑन दी अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जीरियस ऑफ लाइफ, लिटल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो ये ज़मींदार थे ये क्या करते थे कि ये लोग जितना पैसा इन लोगों से अर्न करते थे रिवेन्यू के फॉर्म में, छोटे छोटे टीलर्स थे यानी जो किसान थे, ये अब सारा का सारा पैसा अपनी लग्जीरियस लाइफ पे खर्च कर दिया करते थे, ओके। और ये इतना भी नहीं करते थे कि मतलब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्प्रूव कर जाए। सेकेंड हम बात करते हैं colonial exploitation of the industrial sector. Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for its handicraft. देखो अब हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम पे, तो ब्रिटिश रूल के पहले हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, हाथों से बनी हुई जो चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रेपुटेटेड थी, फेमस थी, ठीक है। और ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। और हमारे यहाँ की ये जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती थी ना, ये पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे फेमस थी। मतलब ये समझ लो कि एक तरह से जो मार्केट थी वो इंडिया के कैप्चर में थी, ओके। और यहाँ पर देखो फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। तो इसको ख़त्म कैसे हुआ? ये इतना मतलब इतना बड़ा मार्केट हमने कवरअप कर रखा था, तो ये ख़त्म कैसे हुआ, डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? तो यहाँ पर क्या था कि जो फॉरेन डिमांड था ना फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। तो हमारे यहाँ से जब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, तो ये जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या हुआ, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या हुआ, हैवी टैक्स लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर। तो हैवी टैक्स लगा दिया तो चीज़ें महंगी होकर के ही आगे जाएंगी, तो जब वहाँ महंगी होकर के जाएंगी तो वहाँ महंगी बिकेगी। इससे क्या होगा कि लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, भाई जाहिर सी बात है, भाई प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान पहुँचाया। सेकंड, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स। इन्होंने क्या काम करा कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक डिमांड थी, यानी हमारे इंडिया की जो डिमांड थी किसके लिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, उसको और डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने क्या करा कि हमारे जो हैंडमेड चीज़ें होती थी वो जब बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, तो उस पर टैक्स लगा दिया। लेकिन जब ये लोग वहाँ से कुछ इंपोर्ट करते थे, मतलब बाहर से मंगाते थे, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मंगाया करते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने क्या करा था, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक्सप्लॉइट करा, नुकसान पहुँचाया। कि मतलब जो एक्सपोर्ट किया जाता था वहाँ पर इन्होंने क्या करा, उसको हैवी टैक्स लगा दिया और इम्पोर्ट पे 0 टैक्स। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 इसी में क्या आता है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो इन्होंने हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया। तो कहता है कि इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो हमारे यहाँ कहता है जो इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड थी उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करा थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ का मतलब क्या होता है, भेदभाव वाले टैक्स लगाए इन्होंने। कैसे कि मतलब ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। कि मतलब इन्होंने जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे लोग हमारे यहाँ से, मतलब रॉ मटेरियल को ले जाते थे और वहाँ इनकी जो इकॉनमी थी, मतलब जो फुलफिल इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन, वहाँ पर जो इन लोगों को रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी ये हमारे यहाँ से निकाल के ले जाते थे रॉ मटेरियल्स को। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपांड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब ये ब्रिटेन से क्या करते थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, ना एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाते थे ना ही इम्पोर्ट पे। बाकी जो ये एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाते थे वो लगाते थे अदर कंट्रीज़ के साथ। लेकिन ब्रिटेन की इकॉनमी को इन्होंने हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसके लिए एज ए फीडर इकॉनमी यूज़ करा। कि मतलब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल निकाल के लेके जाते थे और वहाँ पर
उस चीज़ को मतलब यूज़ कर डालते थे, और हमारे यहाँ कुछ भी टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं मिलता था हम लोगों को। तो इससे हमारे यहाँ की जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो भी ख़राब हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की जो इंडियन इकॉनमी थी उस पर रूल किया। सबसे पहला क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि आपने देख लिया ज़मींदारी सिस्टम। और उसमें आपने देखा कि ये ज़मींदार वाला सिस्टम क्या था कि मतलब जो गवर्नमेंट थी वो ज़मींदार से टैक्स लेती थी, और जो ज़मींदार थे वो टिलर्स यानी छोटे छोटे किसानों से टैक्स लेते थे। और ये ज़मींदार थे ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे किसानों से जितना भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता था ये लोग एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करते थे, सारा का सारा अपनी लग्जरियस लाइफ में वेस्ट कर देते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। कि मतलब इन्होंने क्या हुआ कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह से नुकसान पहुंचाया, यानी कि हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट मतलब जो चीज़ें थी हाथों से बनी हुई उन पर इन्होंने एक्सपोर्ट पर हैवी टैक्स लगा दिया और इंपोर्ट पर टैक्स ही जीरो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बेकार हो गया। थर्ड हमने देखा कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि मतलब भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करते थे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में कि ये उन्होंने ब्रिटेन की इकॉनमी को हमारी इंडियन इकॉनमी को उस इकॉनमी के लिए एज ए फीडर इकॉनमी यूज़ किया, है ना। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से बना हुआ माल लेकर के आते थे, जिससे क्या होता था कि वहाँ पर क्या होता था, यहाँ की हैंडमेड चीज़ें मतलब ज़्यादा कॉस्टली होती थी, प्राइस हाई हो जाता था और लोग डिमांड कम करते थे। और वहाँ पे क्या होता था, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ मशीनों से बन करके आ जाती थी, तो मशीनों से बनाने में कॉस्ट कम आती थी, जिसकी वजह से लोग उसकी डिमांड ज़्यादा रख देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया था। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। कि मतलब हमारे यहाँ जो क्या विशेषता रही आज़ादी से पहले, 1947 से पहले की बात कर रहा है वो इंडियन इकॉनमी की। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारी इकॉनमी थी अंडर ब्रिटिश रूल स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट इकॉनमी का मतलब होता है कि मतलब नो ग्रोथ इन इनकम, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ की जो इकॉनमी थी वो एकदम स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि जो इकॉनमी है ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ओके। और देखो यहाँ पर एक डेटा है, कहता है कि 1860 से लेकर के 1945 के बीच में ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल मतलब प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ की क्या थी, वो जो लो एज 0.5% पर एनम थी, ठीक है। जो कि 1925 से लेकर के 1950 तक ये और घट करके कितनी होगी, 0.1% एनम, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारी इकॉनमी अंडर ब्रिटिश रूल कैसी थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट मतलब ना आगे जा रहे हैं पीछे, अगर जाना भी हो तो पीछे ही जा रही हो, आगे जा ही नहीं सकती, ठीक है। और सेकंड हमारे यहाँ इसकी विशेषता क्या रही थी, फीचर हमारे यहाँ इसकी इकॉनमी की फ़ीचर ये रही थी कि मतलब बैकवर्ड इकॉनमी, कि जो इंडियन इकॉनमी थी वो एक बैकवर्ड इकॉनमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। बैकवर्ड इकॉनमी इज़ द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो। तो बैकवर्ड इकॉनमी उसको कहते हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या था, बैकवर्ड इकॉनमी में द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। तो मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा उस टाइम पे पुअर थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी। और विदाउट सफिशिएंट फूड, हमारे यहाँ पर्याप्त जो है भोजन भी नहीं मिलता था, लोगों को खाने पीने का फूड भी नहीं मिलता था। क्लोथिंग द शेल्टर, रहने के लिए ना रोटी ना कपड़ा ना मकान कुछ भी नहीं था। और अनएम्प्लॉय वॉज रम्पत, ठीक है। तो जो बेरोज़गारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे था, ठीक है। तो बैकवर्ड इकॉनमी ये दूसरी फीचर थी हमारी इंडियन इकॉनमी की अंडर ब्रिटिश रूल। पहला था स्टैग्नेंट इकॉनमी और दूसरा है बैकवर्ड इकॉनमी। अब थर्ड देखो हमारे कहते हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, ठीक है, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। सो इट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। कहता है नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज़ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, बैकवर्ड इसलिए क्योंकि आपने देखा ज़मींदारी सिस्टम में वो लोग सारा का सारा पैसा जो है अपने लग्जरियस लाइफ पे खर्च कर देते थे और गवर्नमेंट भी हाई टैक्स लगाती थी और छोटे मोटे किसान जो है वैसे ही रह जाते थे, ठीक है। तो इससे जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस रही, मतलब इन्होंने ये समझ लो कि एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया ही नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी थी उस टाइम पे वो एक्सट्रीमली लो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम थी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम होता था। और उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की बात करें, फीचर ये हमारा 4 आ जाता है इसमें इंडियन इकॉनमी का अंडर ब्रिटिश रूल। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस मतलब हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी बैकवर्ड में था, पीछे था। कहता है कि देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री, ठीक है। वहाँ पर क्या था कि जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ की कमी थी इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है।
जो मशीनों से जो प्रोडक्शन किया जाता था वो बहुत ही मतलब कम होता था। और थर्ड क्या था, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड, और जो छोटे मोटे उद्योग थे वो पूरे एक तरह से बर्बाद हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कैपिटल गुड्स जो था, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कैपिटल गुड्स की, वो बड़ी भारी मात्रा में, तो जो इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। तो हमारे यहाँ जो कैपिटल गुड्स की जो नीड थी इतनी ज़्यादा, उसके लिए हमारी इकॉनमी किस पे डिपेंड हो चुकी थी, ब्रिटेन की इकॉनमी पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आ गया था। ओके, तो ये इसकी 4 फीचर थे, स्टैग्नेंट इकॉनमी, बैकवर्ड इकॉनमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब हम बात करते हैं कि मतलब अंडर ब्रिटिश रूल 5th फीचर कहती है रंपत पावर्टी। रंपत पावर्टी का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे। वहाँ पर जो है लोगों को 2 वक्त की सही से रोटी भी नहीं मिलती थी, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गरीबी थी अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर नंबर 6, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सड़कें और ये बांध, ठीक है, पुल, ये सब कैसे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखो क्या क्या है कि जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जनरेशन ऑफ पावर हो गया, एनर्जी वॉज एक्सट्रीमली लो। उस टाइम पे इन सब पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता था अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ये हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था उस टाइम में। और 7th फीचर क्या थी हमारी इकॉनमी की अंडर ब्रिटिश रूल, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे हैवी डिपेंडेंस थी कि मतलब हम लोग कहाँ एक्सपोर्ट किया करते थे सबसे ज़्यादा, और आज कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट में हम लोग डिपेंडेंट हो चुके थे। ये मतलब दुर्दशा हो चुकी थी हमारी इकोनॉमी की उस टाइम पर। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन आप सबको पता है, ठीक है, ना ज़्यादा शहर ना ज़्यादा गांव। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वहाँ पर जो हमारे सबसे ज़्यादा की जो आबादी थी वो कहाँ पे रहती थी, गाँव में ही रहती थी। तो कहता है कि 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज़। तो ये बात 1948 की है, जब 14% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी हमारी, अर्बन एरिया में, और 86% लिव्ड इन रूरल एरिया, और जो कि 86% गांव में ही रहती थी। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो वहाँ पर रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड दिस कंपाउंडेड देयर पावर्टी। तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, मतलब शहरीकरण थोड़ा कम था उस टाइम पे, तो जो लोग थे वो टोटली जो है उस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं अब फीचर नंबर 9 की अंडर ब्रिटिश रूल, सेमी फेडरल इकॉनमी। कहता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकॉनमी वाज नाइदर होली फेडरल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ठीक है, तो मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले हमारी इकॉनमी ना ही बहुत ज़्यादा वो थी कैपिटलिस्ट इकॉनमी के, मतलब हर कोई कमा खा सके, अगर कोई पैसा लगा के भी मतलब आगे काम करना चाहे तो कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, सेमी फेडरल का मतलब बीच में ही टिक चुकी थी कि मतलब हमारी इकॉनमी को खुद ही हेल्प की ज़रूरत थी, हमारे बस ये ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कोई हम पर आकर के दया कर दे, ऐसा हो चुका था। और इट वाज अ मिक्स्ड इकॉनमी और द सेमी फेडरल इकॉनमी, और उस टाइम पे हमें क्या हुआ कि मिक्स्ड इकॉनमी को भी अपनाना पड़ा। तो सच एन इकॉनमी हैड द मिक्सचर ऑफ द फेडरलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेमी फेडरल इकॉनमी मतलब मिक्स्ड इकॉनमी थी कि मतलब कुछ जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स डिसीजन लेंगे। 10th तक क्या है हमारा लास्ट फीचर, कॉलोनियल इकॉनमी। ठीक, कॉलोनियल इकॉनमी क्या था, इंडियन इकॉनमी वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ की जो इंडियन इकॉनमी थी वो कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो मतलब इट इम्प्लाइड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकॉनमी। तो हमारी जो इंडियन इकॉनमी थी वो इसकी फीचर ये हो चुकी थी कि अगर इसको देख करके हम ये नहीं कह सकते थे कि इंडियन इकॉनमी, इसको देख करके हम ये बोल सकते थे कि ये कॉलोनियल इकॉनमी है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स रहे थे। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ थी उन पर हैवी टैक्स लगा दिए थे, और उन्होंने हमारे इंडियंस को फोर्स करा ब्रिटिश गुड्स को सबसे ज़्यादा खरीदने के लिए। ओके, और हमारे यहाँ जो इंडियन इकॉनमी थी वो यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे यहाँ की इकॉनमी को एज ए फीडर इकॉनमी यूज़ किया करते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ की इकॉनमी कैसी इकॉनमी कहलाई गई, कॉलोनियल इकॉनमी। ओके, तो ये थी हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, स्टैग्नेंट इकॉनमी, बैकवर्ड इकॉनमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ओके, एंड उसके बाद क्या था ये, रंपत पावर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फेडरल इकॉनमी और कॉलोनियल इकॉनमी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था।
अंडर द ब्रिटिश रूल। तो देखो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल किया करते थे तो उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर है उस पर कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो वो कैसा था, लो था, और प्रोडक्शन मतलब कम ही था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारी एक फीचर रही है अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था हमारा अंडर द ब्रिटिश रूल। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि मतलब एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वाज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट। हमारे यहाँ क्या थी, मतलब एग्रीकल्चर पे ना हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि फसल अच्छी होगी या बुरी। उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स हम पे शासन किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने हमारे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ काम तो ऐसा किया नहीं था। ठीक है, इन्होंने क्या था कि कुछ भी नहीं किया था, बस टैक्स वसूले थे और हमारे यहाँ के सिस्टम को बिगाड़ा था। तो यहाँ पर जो हमारी जो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिपेंड हो चुका था किस पे, वो रेनफॉल मतलब वर्षा पे, बारिश पे। ठीक है, तो अगर अच्छी बारिश हो जाती थी तो अच्छी आउटपुट होता था, अच्छी फसल होती थी, और जब बारिश नहीं होती थी तो पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती थी, कोई भी आउटपुट नहीं मिलता था। और यहाँ पर क्या था कि नो एफर्ट वॉज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इन्होंने कोई भी परमानेंट इरीगेशन वाला सिस्टम नहीं मतलब बनाया, कि मतलब इन्होंने कभी नदी बना ली हो, नाले बना दिए, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी उस टाइम पे, ऐसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड क्या था, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, कि फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। कह रहे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ जो कृषि करी जाती थी अंडर द ब्रिटिश रूल, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए खेती करी जाती थी बस। मोस्ट ऑफ द जो हमारे यहाँ ये लोग मतलब एग्रीकल्चर जो की जाती थी, खेती जो की जाती थी, वो नील और उसके लिए की जाती थी। ठीक है, नील वगैरह के लिए, मतलब ये हमारी इकॉनमी को एज ए कमर्शियल इकॉनमी यूज़ किया करते थे। हमारे यहाँ जो पीसेंट्स थे, जो टीलर्स थे, ठीक है, इन लोगों को ये लोग लालच देते थे कि भाई हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे तो ये है जो है नील वगैरह का ज़्यादा प्रोडक्शन करो। तो ये कमर्शियल पर्पज़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर करा जाता था, उसी को बोला गया है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, चलो अब देखो फोर्थ पॉइंट, मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था अंडर ब्रिटिश रूल। गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, गल्फ का मतलब क्या होता है, गल्फ का मतलब होता है उन दोनों के बीच में वाद विवाद, डिस्प्यूट हो जाना। किसके बीच में, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल ऑन द वन हैंड एंड द टीलर ऑफ द सॉइल ऑन अदर हैंड। तो कहता है कि वाइल द ऑनर शेयर द आउटपुट they hardly shared the cost of the production. They were merely interested in maximizing their rental income. The tillers of the soil were merely given enough for the subsistence. ठीक है, तो देखो ये जो सॉइल थी, मतलब जहाँ पे कृषि करी जाती थी, ऑनर दोनों ही थे, ये टीलर्स भी थे और मतलब जो ऑनर ऑफ द सॉइल था वो भी थे। तो क्या होता था कि ये जो मतलब पूरी की पूरी जो कॉस्ट आती थी ना खेती करने के लिए, ये जो टीलर छोटे छोटे किसान जो ये खेती करते थे, ये उन लोगों को प्रॉपर मतलब वेजेस वगैरह नहीं देते थे, और साथ के साथ जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उन लोगों को मतलब खाने पीने के लिए भी ढंग से राशन पानी नहीं देते थे, बस काम ज़्यादा ले लेते थे उन लोगों से। तो इससे क्या होता था, टीलर्स के बीच में और जो ऑनर ऑफ द सॉइल था, मतलब जिसकी जो ज़मीन होती थी, उन दोनों के बीच में बहस हो जाती थी। फिफ्थ कैसी थी हमारी वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था अंडर ब्रिटिश रूल, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। ठीक है, फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर। तो मतलब यहाँ पर जो अकॉर्डिंगली द मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट अ हाई कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या था कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी। होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी जो ज़मीनें होती थी ना, यहाँ पर ये लोग उनको मतलब हड़प लेते थे। ठीक है, और उसको मिला करके पूरा का पूरा एक एरिया बना लेते थे। और इसके अलावा क्या था, मतलब स्मॉल एंड फ्रेगमेंट होल्डिंग में कि ये लोग छोटी छोटी जो है जगहों पर कब्जा जमा करके वहाँ पर खेती करवाया करते थे। ठीक है, तो ऐसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अब सिक्स्थ इस यहाँ पे कैसा था कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। कहता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट बाय द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल। ठीक है, कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ इंडिया में थी, उसने एक बहुत ही अनोखा सिस्टम लैंड रिवेन्यू वाला
अपनाया था, वो कौन सा था, जमींदार सिस्टम। जमींदार में क्या था, द जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज अ परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल। तो ये जो जमींदार थे ना, वो जो लैंड थी, जो सॉइल था, उसके परमानेंट ऑनर कहलाए। और जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रिवेन्यू। और ये जो जमींदार है वो उस लैंड की रिवेन्यू को फिक्स अमाउंट पे करने के लिए बनाए गए। और द जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। और इन जमींदारों को इतनी छूट दी गई थी कि ये जो किसान थे छोटे छोटे, ये जो खेती किया करते थे उन ज़मीनों पर, ये उनसे जितना मर्जी चाहे रिवेन्यू अर्न कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट था। और गवर्नमेंट उनको कुछ कहती भी नहीं थी, बस उसको क्या था कि गवर्नमेंट को लैंड रिवेन्यू चाहिए होता था और ये लोग उनको दे देते थे। और बाकी जो ये लोग एक्स्ट्रा अर्न करते थे उसको अपनी लग्जीरियस लाइफ पे खर्च। तो ये था ज़मींदारी सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं कैसी थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर। पॉइंट नंबर 7, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि मतलब हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर था, ये ब्रिटिशर्स इनको फोर्स करते थे कि भाई तुम कमर्शलाइज पर्पज़ से एग्रीकल्चर करो। कमर्शलाइज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर तुम इंडिगो बोले तो नील वगैरह का प्रोडक्शन करो। ठीक है, तो अब इंडिगो क्या होता है कि नील होती है जो कि रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन फॉर द डाइंग, ब्लीचिंग एंड टेक्सटाइल। मतलब जो कपड़े को डाई वगैरह करने के काम आती थी। तो ये उन चीज़ों को यहाँ हमारे यहाँ इंडियन फार्मर्स को कहते थे कि तुम लोग इनकी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करो और हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे। हालांकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था, क्योंकि जहाँ पर एक बार शायद नील उगा दी जाती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग लालच देते थे, तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे वो इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से था हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, क्या था, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग, गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल, टिलर्स ऑफ द सॉइल, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, लैंड रिवेन्यू अंडर सिस्टम ब्रिटिश राज, और फ्री फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ओके, अब लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। की मतलब हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। चलो, डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, प्रायर टू द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी, बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू देयर डीके। डीके का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से हमारे यहाँ हैंडमेड जो चीज़ें हैं वो गायब होती चली गई धीरे धीरे करके। ठीक है, मतलब उनका कैसे जो मतलब कहते हैं नहीं क्या दे रखा है इसमें, हाँ, एक्सीलेंस थी और जो रेपुटेशन थी वो कैसे वर्ल्ड वाइड कम हो गई। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या था कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें क्या था कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। कि मतलब इन्होंने ऐसा टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी हर स्टेट पे कि मतलब एक स्टेट में कुछ और टैक्स है उसी चीज़ का और दूसरे स्टेट में किसी और तरीके से इन्होंने टैक्स लगा रखा था। और इसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा था कि भाई टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मेटेरियल फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब बाहर भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर टैरिफ फ्री रहेगा। और दूसरा कहता है कि टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ करके ब्रिटेन से जितना भी माल आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। है, तो ये क्या था कि ये एक तरह का देखा जाए तो भाई डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी हमारे यहाँ। और सेकंड क्या था कि डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। ठीक है, कि यहाँ पर क्या था कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल नवाब, राजाज, प्रिंसेस एंड एम्परर्स रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। की मतलब हमारी कंट्री पहले नवाब, राजा, प्रिंसेस और एम्परर, सम्राट वगैरह सब रहते थे जो रूल करते थे। दे यूज टू पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ विच द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स, कॉन्सिक्वेंटली द हैंडीक्राफ्ट स्टार्टेड डिकेइंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने जो हमारे यहाँ राजा वगैरह थे उन सबको अंडर में ले लिया। उनको अंडर लेने के बाद इन्होंने उनके साथ व्यापार करा और व्यापार में उनके साथ धोखा भी किया। तो इसको बोला डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है ये जो रजवाड़ी चलती थी इन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस से पहले। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब देखो, अब ब्रिटिशर्स क्या थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाया करते थे और अपने वहाँ से जो है मशीनों से प्रोडक्ट को बनाया करते थे जिससे उनकी कॉस्ट कम आती थी। और हमारे यहाँ क्या था कि भाई सारी चीज़ें हैंडमेड होती थी इसलिए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आती थी। ठीक है, हालांकि क्वालिटी में फ़र्क आता था लेकिन फिर भी वही है कि लोगों को जो चीज़ सस्ते मिलेगी लोग तो उसी की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर कॉम्पिटिशन बना दिया था, किससे, मशीन मेड से। ठीक है, और इस तरह से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक कॉटेज वगैरह है, जो घरेलू उद्योग थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या था कि न्यू पैटर्न ऑफ द डिमांड।
न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड कैसे कि मतलब ओइंग द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कल्चर ए न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया विच वॉज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न ओके lifestyle, and this changed the pattern of the demand against the Indian product and favor of the British product. So in the process the Indian industry tended to perish and finish कि भाई यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स रूल करने लगे तो यहाँ पर जो है हमारा मतलब जो कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा यूरोपियन कल्चर में कन्वर्ट होता चला गया। तो इससे क्या हुआ कि जो डिमांड है उसका पैटर्न भी चेंज होने लगा। ठीक है, हम लोग अपनी इंडियन कल्चर को भूल करके ब्रिटिशर्स के जो कल्चर्स थे उनको अडॉप्ट करने लगे, तो इसकी वजह से जो हमारा डिमांड पैटर्न है वो भी चेंज होने लगा। फिफ्थ क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने क्या काम करा कि रेलवे का इंट्रोडक्शन किया ब्रिटिशर्स ने कि भाई यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल है उसको जो है ब्रिटेन तक रेलवे के थ्रू जो है भेजा जाएगा और बाकी का जो माल है वो आगे शिपिंग के थ्रू ब्रिटेन तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेलवे था उसका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चीज़ को मतलब रोल प्ले करने में कि हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो रेलवे के थ्रू सबसे ज़्यादा निकाला गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, चलो तो ये था हमारा माय डियर फ्रेंड्स ओवरऑल आज के चैप्टर में ये हमने देखा कि मतलब किस तरीके से जो ये इंडियन इकॉनमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब अंडर द ब्रिटिश रूल आज़ादी से पहले कैसी थी। ठीक है, कि मतलब कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑन द इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल, फिर उसके बाद फीचर ऑफ द इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने ये देखा। ओके, और फिर हमने क्या देखा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। ठीक है, फिर हमने ये लास्ट में देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, अगर आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चंस को देख करके आंसर्स को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उसका आंसर खुद बना करके एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उन सबको ऑन कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।